चैप्टर नंबर 14 केंद्र राज्य रिलेशन। केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। भारत का संविधान अपने आप में संघीय, अपने स्वरूप संघीय तथा समस्त शक्तियों जैसे कि विधायी, कार्यपालक और वित्तीय केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित है। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है, संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जो केंद्रीय कानूनों की तरह राज्य कानूनों को लागू करती है। यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख हैं, तथापि संघीय तंत्र को प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता और सहकारिता आवश्यक है। इसी तरह संविधान ने केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। केंद्र एवं राज्यों के संबंध में अध्ययन के 3 दृष्टिकोण से किया जा सकता है। पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध और तीसरा वित्तीय संबंध। विधायी संबंध संविधान के भाग 11 में 245 से 255 तक के विधायी संबंधों, केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद के विषय में से भी संबंधित हैं। किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी केंद्र और राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। इसके अतिरिक्त संविधान 5 असाधारण परिस्थितियों के अंदर राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था करता है। इस तरह केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियां हैं। पहला, केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र। दूसरा, विधायी विषयों का बंटवारा। तीसरा, राज्य क्षेत्र के संसदीय विधान। और चौथा, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। संविधान ने केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया है। पहला, संसद पूरे भारत में या किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। इसमें भारत क्षेत्र भी शामिल है। केंद्र शासित राज्य किसी अन्य क्षेत्र को भारत का क्षेत्र माना जा सकता है। दूसरा, राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के लिए किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर लागू नहीं किया जा सकता, सिवाय तब जब राज्य और वस्तु के संबंध पर्याप्त हों। तीसरा, केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकता है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उसकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। यद्यपि संविधान में क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले में संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। दूसरे शब्दों में, संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। पहला, राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, उन्नति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। ये हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, दमन दीव और लद्दाख। इस प्रकार विनिमय संसद के लिए किसी अधिनियम के समान प्रयोज्य और प्रभावी होगा। इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी भी अधिनियम को निरसित और संशोधित करने का अधिकार भी है। राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध कर क्षेत्र में लागू न करें, उनमें कुछ विशेष संशोधन कर लागू करें। असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में प्रयोग न करके कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को इस तरह की जनशक्ति जनजातीय क्षेत्रों जैसे कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए प्राप्त है। फिर दूसरा, विधायी विषयों का बंटवारा। संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। कौन सा? सूची 1 यानी संघ सूची, सूची 2 यानी राज्य सूची, सूची 3 यानी समवर्ती सूची। संघ सूची से संबंधित किसी मामले के में कानून बनाने की शक्ति संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में इस समय 98 विषय हैं, मूलतः 97, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा। दूसरा,
राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची के शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसमें विषय हैं 59 विषय, मूलतः 66 विषय हैं, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार। तीसरा है संवर्ती सूची के संबंध संसद और राज्य विधानमंडल को दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में 52 विषय हैं, मूलतः 47, जिसमें आपराधिक कानून, प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक एवं छापा, प्रेस एवं वन। 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वे हैं शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, संविधान एवं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालय का संगठन। संसद को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी भूभाग पर किसी विषय पर कानून बना सकती है जो कि किसी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही विषय राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित हो। इस प्रावधान का संबंध संघीय क्षेत्र व अधिकृत क्षेत्र से बनता है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विषयों पर प्रावधान बनाए हैं। इसके अनुसार संसद तथा राज्य विधायिका को संघ एवं राज्य द्वारा अभिरोधित वस्तु एवं सेवा कर के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। पुनः संसद को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि वह वस्तु एवं सेवा कर के विषय में कानून बनाए यदि वस्तु एवं सेवा कर दोनों की आपूर्ति अंतर राज्य व्यापार एवं वाणिज्य में किससे की जा रही है। अवशिष्ट सूची से समृद्ध विषयों पर विधान बनाने का अधिकार संसद को है। इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। इस तरह स्पष्ट है कि विधायी एकता के लिए भी आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया। क्षेत्रीय एवं स्थायी महत्व एवं विविधता वाले विषयों को राज्य सूची में रखा गया, जिन विषयों पर संपूर्ण देश में विधायिका की एक रूपता वांछनीय परंतु अनिवार्य नहीं, उन्हें संवर्ती सूची में रखा गया। इस तरह संविधान अनेकता में एकता की अनुमति देता है। अमेरिका में संघीय सरकार की शक्तियाँ संविधान में निहित हैं तथा अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान की गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में भी अमेरिका की तरह शक्तियों को एकल वर्णन की प्रकृति को अपना है। कनाडा में शक्तियों के आवंटन में दोहरी प्रकृति है, अर्थात संघीय और प्रांतीय अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में त्रिस्तरीय महत्व के मामले की व्यवस्था करता है, अर्थात संघीय, प्रांतीय और संवर्ती। वर्तमान संविधान में इस अधिनियम के मामले को एक और अंतर के साथ अपनाता है। खास शक्तियाँ उस समय ना तो संघीय विधायक को दी गई हैं और न ही प्रांतीय विधायिका को, बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को दी गई हैं। इस मामले में भारत ने कनाडा पद्धति को अपनाया है। संविधान में संघ सूची एवं राज्य सूची संवर्ती सूची को ऊपर रखा गया है, संवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया है। संघ सूची एवं राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य होगी। यही व्यवस्था संघ सूची और संवर्ती सूची के मामले में भी यही स्थिति होगी। संवर्ती और राज्य सूची के संघर्ष की स्थिति वाली पर पूर्व वाली मान्य होगी। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित है और उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो राज्य का कानून प्रभावी होगा, लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे की उक्त व्यवस्था को सामान्य काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है, लेकिन असामान्य काल में बंटवारे की योजना ना तो सुधारी जा सकती है न ही स्थगित की जा सकती है। दूसरे शब्दों में संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। पहला, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करते हैं। राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रीय हित में आवश्यक है कि संसद को वस्तु और सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मसले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। इस तरह किसी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों के 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए।
यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसे आगे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल के समान मुद्दे पर कानून बनाने से नहीं रोकती, लेकिन राज्य कानून और संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले में बाद की व्यवस्था मान्य होगी। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल प्रभावी हो जाए, तब संसद वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामले में शक्तियाँ अधिग्रहित कर लेती है और आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद यह व्यवस्था तक प्रभावी रहती है। यहाँ भी राज्य विधानमंडल के समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती, लेकिन इसमें टकराव की स्थिति संसदीय कानून हावी रहता है। राज्यों के अनुरोध की व्यवस्था में, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें तब राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। यह कानून उन्हीं राज्यों पर प्रभावी होगा जो इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। यद्यपि बाद में राज्य इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू कर सकता है। इस तरह कानून का संशोधन या इस पर पुनः विचार संसद ही कर सकता है, न कि संबंधित राज्य। उक्त प्रावधान के तहत संसद उन मामलों पर कानून बना सकती है जिन पर सीधे शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है। दूसरी ओर ऐसे मामले पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। राज्यों को इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया है तथा सभी को संसद के हाथों सौंप दिया है। उक्त व्यवस्था के तहत पारित कुछ कानूनों के उदाहरण इस प्रकार है: पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण निवारक अधिनियम 1974, नगर भूमि अधिकतम सीमा विनियम अधिनियम 1976, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। संसद राज्य सूची के किसी मामले पर अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते के लिए कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने योग्य बनाती है। उक्त व्यवस्था के तहत बनाए गए कुछ कानूनों के उदाहरण संयुक्त राष्ट्र सुविधा एवं प्रतिरक्षा अधिनियम 1947, जेनेवा समझौता अधिनियम 1960, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982 एवं पर्यावरण से संबंधित विधान और ट्रिप्स। राष्ट्रपति शासन के दौरान, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, तब संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। इसका अर्थ है कि कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति के शासन अवधि से स्वतंत्र है, परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निरसित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। अपवादजनक परिस्थिति में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान केंद्र और राज्य पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलों में शक्तिशाली बनाता है। पहला, राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। उदाहरणतः व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक। फिर अगला है, केंद्र राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के निर्देशों अनुसार सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। उक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि संविधान में विधायी शक्तियों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली रखी गई है। इस संबंध में सरकारी आयोग 1983 से 88 में यह पाया गया है कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र और राज्यों के कानूनों के मध्य तनाव एवं टकराव को समाप्त कर सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है। केंद्र की सर्वोच्चता की इस स्थिति को समाप्त किया गया है तो इसके नकारात्मक प्रभाव को अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हमारी द्वैध राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप, विधिवत अड़चने, भ्रांतियों इत्यादि के अनेक कारक हैं जो अंतोगत्वा नागरिकों के हितों को प्रभावित करते हैं। एकीकृत विधायी नीति एवं एकरूपता सामान्य केंद्र राज्य संबंधों के आधारभूत मुद्दे हैं। इस पर हमारी एकता में एकता की पहचान अछूता नहीं रह सकती। इस प्रकार संघीय सर्वोच्चता की ये नीति संघीय व्यवस्था के प्रभावी और निर्बाध संचालन हेतु आवश्यक है। प्रशासनिक उपबंध। संविधान के भाग 9
संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक की केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। इस मुद्दे पर कई अन्य अनुच्छेद भी हैं। कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच कुछ मामलों को छोड़कर विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस प्रकार केंद्र की कार्यपालिक शक्ति पूरे भारत में विस्तृत है। पहला, उस मामले में जिस मामले में संसद को विशेष विधायी शक्ति प्राप्त है, अर्थात संसूची के विषय। दूसरा, किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार, प्राधिकार और न्याय क्षेत्र का कार्य। इस तरह राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ राज्य की सीमाओं तक विस्तृत है, अर्थात राज्य सूची के विषय। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को विधान निर्माण की शक्ति प्राप्त है, उनमें कार्यकारी शक्तियाँ राज्यों में नहीं थीं, सिवाय जब कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि इसे विशिष्ट केंद्र को प्रदत्त करे। इस प्रकार संवर्धित सूची के विषय में कोई नियम यदि भी संसद द्वारा निर्मित किया गया हो, परंतु उसे राज्य द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है, सिवाय तब जब संविधान ने संस्था निर्देशित करे। राज्य एवं केंद्र के दायित्व। संविधान ने राज्यों को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन 2 प्रतिबंध आरोपित किए जिनमें इस क्षेत्र में इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्तियों को इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। पहला, संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा राज्यों के संबंध में वर्तमान विधान। दूसरा, राज्य में केंद्र की कार्यपालिक शक्ति को बाधित करना और उस संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। इससे पहला, जहां राज्यों में असाधारण दायित्व है, वहीं दूसरा, राज्यों पर विशेष रूप से केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति को बाधित न करें। दोनों ही मामलों में केंद्र की कार्यकारी शक्तियाँ इस सीमा तक की विस्तृत है कि अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को निर्देश देती हैं कि केंद्र का कानून उन कानूनों से ज़्यादा मान्य होगा। केंद्र के निर्देश प्रकृति से बाध्यकारी हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर उस मामले को अपने हाथ में ले सकता है। अमुक राज्य में संविधान की मांग व दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया है। इसका अभिप्राय है कि इस दशा में अनुच्छेद 365 के तहत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद दे रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट। 245 अनुच्छेद संसद द्वारा एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। 246 संसद द्वारा एवं राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की विषय वस्तु। 246A वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान। 247 कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का संसद का अधिकार। 248 विधान की विशेष शक्तियाँ। फिर 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। फिर 250 क्या बोल रहा है, राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 251 अनुच्छेद 249 और 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्य विधान द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता। फिर 252 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति एवं किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार करना। फिर 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधान। 254 संसद द्वारा बनाए गए कानूनों तथा राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति। फिर 255 अनुशंसा व पूर्व अनुमोदन की प्रक्रिया के मामले में के रूप में देखने की जरूरत। राज्य को केंद्र के निर्देश। 2 मामलों के अतिरिक्त केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्य को निम्नलिखित मामलों पर अपने कार्यकारी शक्ति के प्रयोग को निर्देश दे सकता है। पहला, संचार के साधनों को बनाए रखने व उनका देखरेख। दूसरा, राज्य में रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य द्वारा संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था। चौथा, राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजना बनाएं और उनका क्रियान्वयन करें। इस मामले में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देशों को भी राज्य पर लागू होते हैं। कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर है। इस तरह केंद्र अपनी विधायी शक्तियों को राज्य को नहीं दे सकता, जबकि एकलौता राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने को नहीं कह सकता।
कार्यपालक शक्तियों का बंटवारा सामान्यतः विधायी शक्तियों के बंटवारे का ही अनुसरण है, परंतु कार्यपालिका क्षेत्र में ऐसा कठोर बंटवारा टकराव को जन्म दे सकता है। संविधान ने कठोरता और विविधता को हटाने के लिए कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधिमंडल बनाया है। इसी तरह राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र की किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकती है। इस तरह राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में कराता है। आपसी समझौते में यह मामला सशक्त व बिना शर्त हो सकता है। संविधान केंद्र कार्यकारी कार्यों को राज्य द्वारा निष्पादित करने के संबंध में प्रावधान करता है। केंद्र राज्यों की बिना सहमति के परिस्थिति बस ऐसा कर सकता है, परंतु ऐसे स्थिति में कार्य संसद द्वारा किया जाएगा, न कि राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रकार संघीय सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून केंद्रीय कैबिनेट में शक्तियों का आवंटन और करारोपण का अधिकार राज्य को उसकी सहमति के बिना दे सकता है, यद्यपि यही कार्य राज्यों के द्वारा नहीं किया जा सकता। उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि केंद्र और राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग या तो आपसी सहमति या विधान के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। जब केंद्र दोनों रीतियों का प्रयोग कर सकता है तो वही राज्य केवल प्रथम नीति को ही अपना सकता है। केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग व समन्वय के लिए निम्नलिखित उपबंध है। संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। दूसरा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कर सकता है। इस तरह परिषद 1990 में बनाई गई थी। तीसरा, केंद्र व राज्यों में लोक अधिनियमों, रिकॉर्डों और न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास व साख प्रदान की जानी चाहिए। तीसरा, संसद संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण के गठन को कर सकती है। फिर अखिल भारतीय सेवाएं। किसी अन्य संघ की तरह केंद्र और राज्य की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं, जिन्हें केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं कहा जाता है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS, IFS शामिल हैं। इन सेवा के अधिकारी केंद्र व राज्यों के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा किया जाता है। फिर इन सेवाओं को केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। इस पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार एवं तत्कालीन नियंत्रण राज्य सरकार का रहता है। 1947 में भारतीय सिविल सेवा IAS के स्थान पर ICS के स्थान पर IAS, भारतीय पुलिस IP के स्थान पर IPS नाम दिया गया। इसे संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। 1966 में भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार प्रदान करता है। इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक का आवंटन राज्य की आवश्यकता अनुरूप किया जाता है तथा इनमें प्रत्येक के समान स्तर के अधिकार होते हैं। उन्हें समान वेतन दिया जाता है। यद्यपि अखिल भारतीय सेवाएं राज्य की स्वायत्तता और संरक्षण को सीमित कर संविधान के संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है। इन सेवाओं का समर्थन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। पहला, राज्य एवं केंद्र एवं राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन की रखरखाव। दूसरा, पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने में। तीसरा, केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग व संयुक्त कार्यों में। संविधान द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं को उचित बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संघीय व्यवस्था में द्वैध नीति को भी सभी संघीय व्यवस्थाओं में अपनाया गया है। सभी संघीय व्यवस्थाओं में संघीय सिविल सेवा व प्रांतीय सिविल सेवाएं पाई जाती हैं। भारतीय संघ में भी द्वैध नीति और 2 प्रकार की सेवाएं होंगी, किंतु उसका एक अपवाद भी होगा। पाया गया है कि प्रत्येक देश में प्रशासन के कुछ विशेष पद प्रशासन के स्तर को बनाए रखने के रणनीतिक पद कहे जाते हैं। निसंदेह प्रशासन का स्तर इन रणनीतिक पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोक सेवक की दक्षता पर निर्भर है। संविधान ने भी बिना किसी भेदभाव के राज्यों को अधिकार दिया है कि वो अपनी लोक सेवाओं का गठन करें। अखिल भारतीय सेवाओं हेतु अखिल भारतीय स्तर पर इनका आयोजन किया जाए। इसके द्वारा चयनित प्रशासकों द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के समान वेतन भत्ते और इन्हें रणनीतिक
या मुख्य पदों पर नियुक्ति के समान अवसर होना चाहिए। लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध निम्नवत है। पहला, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संसद। दूसरा, संसद और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JPSC का गठन संबंधित विधानों के अनुरोध पर कर सकता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तीसरा, राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग की योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता करता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था। यद्यपि भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई है, तथापि न्याय के प्रशासन में द्वैध नीति नहीं है। दूसरी ओर संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। इसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर, उच्च न्यायालय इसके नीचे है। इसमें एक एकल व्यवस्था ही केंद्र और राज्य दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यह व्यवस्था परस्पर टकराव और भ्रांति को समाप्त करने हेतु अपनाई गई है। उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के न्यायालयों के परामर्श से की जाती है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है एवं पद से भी हटाया जा सकता है। संसद विधान बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। उदाहरणतः महाराष्ट्र एवं गोवा, पंजाब एवं हरियाणा में एक ही उच्च न्यायालय है। आपातकालीन अवधि में संबंध। आपातकाल अवधि में संबंध। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 8 केंद्रों को 8 के अंतर्गत समय 8 केंद्र को इस बात की अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देशित कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति में राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाता है, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लागू है, तब राज्य में कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है। इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल अन्य कार्यकारी प्राधिकारियों की समस्त शक्ति को राष्ट्रपति से ग्रहण कर सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में 360 के अंतर्गत केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्य को निर्देशित कर सकता है तथा राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का आदेश दे सकता है। अन्य उपबंध। संविधान राज्य के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर निम्नलिखित अन्य उपबंध करता है। अनुच्छेद 355 केंद्र में 2 कर्तव्यों को लागू करता है। पहला, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति में प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की अव्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है नहीं। दूसरा, राज्य के राज्यपालों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका कार्य राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होने के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। वे राज्य के प्रशासनिक मामलों की रिपोर्ट समय समय पर केंद्र को देता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। संवैधानिक युक्तियाँ। उपरोक्त संवैधानिक युक्तियों के अतिरिक्त केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय हेतु कई अन्य संवैधानिक युक्तियाँ हैं। इनमें बड़ी संख्या में परामर्शदात्री निकाय, केंद्र के स्तर पर आयोजित सम्मेलन आदि शामिल हैं। अब नीति आयोग गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकायों में शामिल है। नीति आयोग, जिसे योजना आयोग का स्थान लिया, राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद और पर्यावरण कल्याण केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, उत्तर पूर्व परिषदें, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद, परिवहन विकास परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्र राज्य संबंधों के विकास हेतु या तो वार्षिक या तो आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। ये विषय इस प्रकार है। पहला, राज्यपाल व सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मुख्य सचिवों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है। चौथा, पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन, इसमें पहला मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, दूसरा इसकी अध्यक्षता कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। फिर छठा, कुलपतियों का सम्मेलन। सातवां, गृह मंत्रियों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। फिर सातवां,
8वां क्या है, केंद्रीय क्या विधि मंत्रियों का सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विधि मंत्री करते हैं। वित्तीय संबंध, संविधान के भाग 12 में 268 से लेकर 293 तक के केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई। इसके अलावा इस विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं, जिसे हम निम्न शीर्षकों से समझ सकते हैं। पहला, कराधान शक्तियों का आवंटन। संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से कर शक्तियों का आवंटन किया। पहला, संसद के पास संघ सूची जिनकी संख्या 13 है के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। दूसरा, राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। 256, राज्यों और संघ की जिम्मेदारियां। 257, कतिपय मामलों में संघों का राज्य के ऊपर नियंत्रण। 257, राज्यों के सहायता संघों के मामले में बलों और अन्य बलों की तैनाती निरस्त। 258, कतिपय मामलों में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति। 258A, राज्यों को संघ के कार्य सौंपने की शक्ति। 259, प्रथम अनुसूची के भाग में राज्यों को सशक्त बल निरस्त। 260, भारत के बाहर भूभागों संबंध में संघ का आकार क्षेत्र। 261, सार्वजनिक क्रियाकलाप अभिलेख और न्यायिक प्रक्रिया। 262, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के पानी के संबंध में विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। 263, अंतर्राज्यीय संबंधों से संबंधित प्रावधान। सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमावर्ती सूची में कोई कर प्रविष्टियां नहीं है। दूसरे कर विधान के संबंध में समवर्ती क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है, लेकिन 101वें संविधान संशोधन 2016 में वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में एक विशेष प्रकार की प्रावधान बनाकर एक अपवाद प्रस्तुत किया है। इस संशोधन में संसद एवं राज्य विधायिकाओं को वस्तु एवं सेवा कर के संबंध प्रशासन के लिए समवर्ती अधिकार पर शक्ति प्रदान की गई है। कर निर्धारण की अवशेषीय शक्तियाँ संसद में निहित है। इस उपबंध के तहत संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर लगाए हैं। संविधान कर उगाही और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है। इस प्रकार कर उगाही और अकृत कर प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए आयकर की उगाही एकत्रण केंद्र के द्वारा किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यों ने संविधान ने राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर निम्नलिखित पाबंदियां लगाई हैं। पहला, विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति पर 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी शक्तियों पर 4 पाबंदियां हैं। 4 पाबंदी, राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, आयात या निर्यात के दौरान खरीद बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता। तीसरा, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। चौथा, संसद और अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध। फिर तीसरा, राज्य विधायिका को निम्नलिखित 2 मामलों में वस्तु की, सेवा की और दोनों की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करने के प्रतिबंधित किया गया है। पहला, जबकि ऐसी आपूर्ति राज्य के बाहर की गई हो। दूसरा, जबकि ऐसी आपूर्ति आयात तथा निर्यात के दौरान होती है। तीसरा, पुनः संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी शक्ति, सेवा और दोनों की आपूर्ति राज्य के बाहर होने, ऐसी आपूर्ति आयात या निर्यात के दौरान होने के बारे में विनिश्चय कर सिद्धांत एवं नीति निरूपित करें। फिर छठा, राज्य विधानमंडल पर किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी धारा के विनियम के विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकीकृत उत्पाद खपत, वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है। ऐसे किसी कानून को प्रभावी बनाने के पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश को सुरक्षित रखना होगा और उसकी सहमति लेनी होगी। कर राजस्व का वितरण 80वें संविधान संशोधन 2002 में 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच कर राजस्व के बंटवारे पर योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया है। 80वां संविधान संशोधन 10वां वित्त विधेयक के आयोग की सिफारिश को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। आयोग ने सिफारिश की है कि कुछ केंद्रीय करों और कराधानों से प्राप्त कुल राजस्व का 29% राज्यों को मिलना चाहिए। इसे अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया है। यह पूर्वव्यापी
1 अप्रैल 1996 को अस्तित्व में आया था। इस संशोधन में आयकर के साथ कई अन्य करों जैसे निगम कर, कस्टम ड्यूटी आदि का प्रावधान किया गया। 101वें संविधान संशोधन ने देश में करारोपण और कर प्रशासन की नई व्यवस्था शुरू की है। उसी के संशोधन के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल को वस्तु, सेवा और दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक लेन-देन में जीएसटी लगाने संबंधी कानून को शक्ति दी गई है। जीएसटी के चलते केंद्र और राज्य के द्वारा अधिरोपित अनेक अप्रत्यक्ष कर निष्प्रभावी हो गए हैं। जीएसटी लागू करने की मंशा यही है कि भारी भरकम कर व्यवस्था की जटिलता को सुगम बनाकर वस्तुओं सेवाओं का एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाया जाए। संशोधन ने विभिन्न केंद्रीय प्रत्यक्ष करों और उगाहियों को जो अब तक की वस्तुओं सेवाओं के आपूर्ति जुड़ी थी, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दूसरा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, तीसरा औषधि एवं प्रसाधन तैयारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत उगाया गया उत्पादन शुल्क, फिर चौथा सेवा कर, पांचवा अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे प्रतिकार शुल्क कहा जाता है, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क। अगला सातवां केंद्रीय अधिभार एवं उपकर, जहाँ से वस्तु एवं सेवा आपूर्ति से संबंधित है। उसी प्रकार संशोधन द्वारा अनेक करों व शुल्कों को एकमेव कर दिया, जैसे राज्य मूल्य संवर्धित कर, मनोरंजन कर इत्यादि में उगाए गए कर के अतिरिक्त चौथा अवशिष्ट एवं प्रवेश कर, पांचवा क्रय कर, छठा विलासिता कर, सातवां लॉटरी सट्टा जुआ आदि पर कर, और अगला वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति के अधिरोपित के अधिभार उपकर। इसके अलावा संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 368A के अंतर्गत संघ सूची की प्रविष्टि में 92C को निरस्तित कर दिया गया है, जो कि सेवा कर संबंधित था। 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। सेवा कर उगाही केंद्र के द्वारा की जाती है, इसका संग्रहण और विनियोग केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा किया जाता है। उपरोक्त दोनों संविधानों को 80 और 100 संविधान संशोधन के बाद राज्यों से केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की वर्तमान स्थिति निम्नवत है। चौथा, केंद्र द्वारा उदहित राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर 268 अनुच्छेद। इस श्रेणी में विनिमय पत्रों, चेकों, वादानोटों, नीतियों, बीमों और शेयरों अन्य वितरण पर लगाने वाला स्टाम्प शुल्क आते हैं। किसी राज्य में उगाही से की गई प्रशुल्कों को प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग ही नहीं होता, बल्कि उसी राज्य को दे दी जाती है। फिर अगला, केंद्र द्वारा उदय सेवा कर, लेकिन राज्य और राज्यों द्वारा केंद्र और राज्यों के द्वारा संग्रहित और विनियोजित कर अनुच्छेद 368 का सेवाओं पर कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इनका संग्रहण एवं उपयोग केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। इनके संग्रहण एवं उपयोग संबंधी नियमों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा संघ द्वारा उदहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर अनुच्छेद 269। संघ द्वारा उदहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर अनुच्छेद 269। इस श्रेणी में अग्रलिखित कर आते हैं। पहला, अंतर राज्य व्यापार और वाणिज्य वस्तुओं के क्रय विक्रय संबंधित कर समाचार पत्र को छोड़कर। दूसरा, माल व सामान के अंतर राज्य व्यापार माल या सामान के अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के पारदर्शन संबंधित करें। इन करों से प्राप्ति भारत की समेकित निधि का भाग नहीं बनती। इन्हें संसद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार राज्य को सौंपा जाता है। वस्तु एवं सेवा कर उगाही एवं संग्रहण अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य अनुच्छेद 369(1) के दौरान, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान आपूर्ति एवं वस्तु एवं सेवा कर उगाही एवं और संग्रहण केंद्र के द्वारा किया जाता है, लेकिन यह कर केंद्र और राज्यों के बीच उसी प्रकार बांट दिया जाता है जैसा कि जीएसटी काउंसिल के अनुशंसाओं के बाद संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। पुनः संसद आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने के लिए नीति और सिद्धांत निरूपित करने और यह निश्चित करने के लिए अधिकृत है कि अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य वस्तु एवं सेवा दोनों की आपूर्ति कब होगी। फिर अगला है नंबर, संघ द्वारा उदहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र और राज्यों के बीच बांटे जाने वाले कर बंटवारे की उक्त व्यवस्था 270। इस श्रेणी में संघ सूची में उल्लेखित सभी कर और शुल्क आते हैं। इस संविधान के अनुच्छेद 368, 269 का में उल्लेखित कर उल्लेखित है। संविधान के अनुच्छेद 271 के तहत उल्लेखित कर पर अधिभार
किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया गया कोई सेंस। इन करों शुल्कों को कुल प्राप्तियों के वितरण की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश के अनुशंसित की जाती है। फिर अगला है कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। अनुच्छेद 271 संसद किसी भी समय उपरोक्त वर्णित द्वितीय तृतीय श्रेणी के करों पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनुच्छेद 269 और 270 में उल्लेखित अधिभार लगा सकता है। ये सीधे केंद्र को प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में राज्यों पर इनका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। वस्तु कर एवं सेवा कर ये अधिभार से मुक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में यह अधिभार जीएसटी पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता। फिर अगला राज्यों द्वारा उद्देय संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कर। ये पूर्णतः राज्यों के कर हैं। इसका उल्लेख राज्य सूची में किया जाता है। इनकी संख्या 18 है। इस प्रकार है भू राजस्व, कृषि एवं आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तरवर्तन से संबंधित शुल्क। अगला कृषि भूमि संबंधी संप्रदा शुल्क। पांचवा भूमि और भवनों पर कर। छठा खनिज अधिकारों पर कर। सातवां मानव उपभोग के लिए अल्कोहली पदार्थ, पेय, अफीम, भारतीय भांग, अन्य नशीले दवा और नशीले पदार्थों पर उत्पाद शुल्क, लेकिन अल्कोहल युक्त औषधीय प्रसाधन सामग्री पर नहीं। फिर आठवां बिजली के उपभोग और उपभोग पर कर। कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, उन्नयन टरबाइन ईंधन तथा मानव उपभोग के लिए अल्कोहली पदार्थों पर कर, किंतु इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री और वस्तु के अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री शामिल नहीं है। फिर 10वां सड़क एवं अंतर्देशीय जल परिवहन में वस्तु एवं यात्रियों पर लगने ढोने वाला कर। और अगला वाहनों पर कर। 12वां पशुओं एवं नौकरियों, पशु एवं नौकाओं पर कर। 13 पृथक पथ कर यानी टोल टैक्स। फिर 15वां व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग्स और रोजगार पर कर। कंपटीशन पे कर। व मनोरंजन, 8वां क्या, मनोरंजन एवं हलवाले पर कर। उस पर काफ़ी हद तक पंचायत, नगर पालिका एवं क्षेत्रीय एवं जिला परिषद कर संग्रह करते हैं। फिर 17वां दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क। अगला राजस्व से शामिल की गई सामग्री पर शुल्क, कोट शुल्क है। गैर कर राजस्व का वितरण। पहला केंद्र के राजस्व स्रोतों से व्यापक प्राप्तियां निम्नलिखित है। पहला डाकघर, दूसरा रेलवे, तीसरा बैंकिंग, चौथा प्रसारण, पांचवा सिक्के व मुद्रे, छठा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, छठा क्या है समाप्ति, सातवां है समाप्ति समाप्त होने पर उगाही व अन्य। दूसरा राज्य के राजस्व कर की तरह राज्य को प्राप्त व्यापक स्रोत की तरह। पहला की सिंचाई, दूसरा वन, तीसरा मत्स्य पालन, चौथा राज्य सार्वजनिक उपक्रम, पांचवा समय चुकने पर उगाही एवं अन्य। राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान। केंद्र व राज्यों के बीच करों के हिस्सेदारी के संविधान में व्यवस्था की गई है। राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त हो। अनुदान 2 प्रकार के होते हैं, विधिक अनुपात और विवेकाधीन अनुपात। विधिक अनुदान अनुच्छेद 275 संसद को यह अधिकार देता है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि भी भिन्न भिन्न निर्धारित की जा सकती है। यह राशि प्रत्येक वर्ग भारत की संचित निधि पर भारित होती है। यह सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त संविधान राज्यों में जनजातियों के उत्थान और कल्याण तथा अनुसूचित जाति के बहुल राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने की शक्ति संसद को देता है। ऐसे में राज्यों में असम भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 275 में वर्णित यह अनुदान वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिए जाते हैं। विवेकाधीन अनुदान अनुच्छेद 282 के संघ और राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी भी लोक प्रयोजन के लिए वे अनुदान आवंटित कर सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र राज्यों का अनुदान प्रदान करते हैं। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इसके लिए केंद्र बाध्य नहीं है तथा यह पूर्णतः उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है। इन अनुदानों के 2 उद्देश्य हैं, योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति से निर्मित राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना। अनुदान संविधान एक तरह के अन्य अनुदान की भी व्यवस्था करता है, किंतु यह अल्प अवधि के लिए होता है। इस प्रकार जूट एवं जूट उत्पादों से असम, बिहार, उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल के लिए निर्यात शुल्क की जगह अनुदान का प्रावधान किया गया है। यह अनुदान संविधान प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के लिए किए गए थे। यह अनुदान भारत की संचित निधि पर भारत तथा वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को उपलब्ध कराए गए हैं। वस्तु एवं सेवा कर परिषद वस्तु एवं सेवा कर परिषद में सक्षम और कुशल प्रशासन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय जरूरी है। इस आपसी सहयोग और परामर्श को संभव बनाने के लिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 279A राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी काउंसिल गठित करने के लिए अधिकृत करता है और केंद्र और राज्यों को एक संयुक्त फोरम है जो अपेक्षा की जाती है कि यह निम्नलिखित मामलों में केंद्र और राज्यों को अनुशंसा करेगा। पहला, केंद्र और राज्यों तथा स्थानीय निकाय द्वारा वसूले गए कर, उपकर, अधिभार जिनका जीएसटी में विलय हो जाता है। दूसरा, वे वस्तु और सेवाएं जिन पर जीएसटी लगेगा या जो जीएसटी से मुक्त होंगे। तीसरा, आदर्श जीएसटी कानून वसूली के सिद्धांत, अंतर राज्य वाणिज्य व्यापार में आपूर्ति उगाए गए जीएसटी के बंटवारे, उस नीति जिसके आधार पर आपूर्ति का प्रशासन होता है। फिर अगला, कारोबार की शुरुआती सीमा जिसे नीचे जीएसटी में छूट मिल जाती है। अगला, जीएसटी बैंड के साथ न्यूनतम नियत दरें। किसी भी प्राकृतिक प्रकोप या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक विशेष काम के लिए दर या दरें। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। इसका गठन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्थापित निम्नलिखित मसलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। पहला, केंद्र और राज्यों के बीच का दान व्यवस्था का निर्धारण, ऐसी प्राप्ति राज्यों की हिस्सेदारियों का निर्धारण। दूसरा, वे सिद्धांत जिसके तहत केंद्र से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है। तीसरा, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पंचायत और नगर पालिका के स्तोत्र की पूर्ति के लिए राज्य की संसद निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के सामने सौंपा गया कोई अन्य कार्य। 1960 तक असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के लिए जूट एवं जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के एवज में प्रतिवर्ष प्रदान किए वजन अनुदान के समय सरकार को सुझाव देता है। संविधान वित्त आयोग को देश में एक वित्तीय संघात्मा के संतुलन चक्र के रूप में परिकल्पित करता है। यद्यपि गैर विधायिक निकाय योजना के उद्भव के उपरांत केंद्र राज्य के संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका संकुचित हुई है। राज्यों के हितों का संरक्षण। वित्तीय मामलों पर राज्यों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में ये व्यवस्था है कि संसद सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही निम्नलिखित विधेयक को संसद प्रस्तुत करें। ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो और वह किसी कर या शुल्क को अध्यारोपित करें। दूसरा, ऐसा विधेयक जो भारतीय आयकर को लागू करने संबंधी प्रयोजन हेतु परिभाषित अव्यक्त कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करें। फिर अगला, ऐसा विधेयक जो राज्यों को वितरण से की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करे। ऐसा विधेयक जो राज्य के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार अध्यारोपित करे। कर या शुल्क जिसमें राज्य का हित हो। अभिव्यक्ति का अर्थ, पहला, कर या शुल्क जिसकी कुल प्राप्तियों या पूर्ण का या कोई भाग किसी राज्य को सौंपा जाता है। दूसरा, शुल्क जहां प्राप्तियों के संदर्भ में फिलहाल इस राशि को भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। कुल प्राप्ति अभिव्यक्ति का अर्थ है संग्रहण की लागत को घटाकर प्राप्त हुई कर या शुल्क प्राप्तियां। इसमें किसी क्षेत्र में कर या शुल्क की कुल प्राप्तियों का निर्धारण प्रमाण भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। केंद्र और राज्यों द्वारा ऋण। संविधान केंद्र और राज्यों को कर्ज लेने की शक्ति पर निम्नलिखित प्रावधान तय करता है। केंद्र सरकार या तो भारत इसके बाहर भारत की संचित निधि पर प्रतिभूति गारंटी देकर ऋण ले सकती है। दोनों ही मामलों में सीमा निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। संसद द्वारा इस संबंध में कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। इस तरह एक राज्य सरकार भारत में राज्य की संचित निधि पर प्रतिभू या गारंटी देकर ऋण ले सकता है, लेकिन सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य द्वारा लिए गए ऋण की गारंटी दे सकती है। ऋण की ऐसे प्रयोजन हेतु तो आवश्यक धनराशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी। राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता। यदि केंद्र द्वारा ऋण का कोई भाग बकाया हो तो जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो। फिर अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति। अन्य संघीय संविधानों के समान
भारतीय संविधान में भी पारस्परिक कराधान से उन्नति के नियम हैं। इसमें निम्न प्रकार के प्रावधान शामिल किए गए हैं। पहला, केंद्र की संपत्तियों से राज्य के कर की छूट। केंद्र की सभी परिसंपत्तियों को राज्य या उसके विभिन्न निकाय जैसे यथापालिका, नगर पालिका, जिला बोर्ड और पंचायतों को सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त है। यद्यपि संसद को यह अधिकार है कि वह इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है। संपत्ति शब्द से अभिप्राय भूमि, भवन, चल संपत्ति, शेयर आदि इन सब चीज़ों से है जिनका कोई मूल्य होता है। संपत्ति में चल व अचल दोनों प्रकार की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। संपत्ति का उपयोग संप्रभु या वाणिज्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। केंद्र राज्य सरकार द्वारा निर्मित निगमों या कंपनियों को राज्य कराधान या स्थानीय कराधान से अनुमति प्राप्त नहीं है। इसका कारण यह है कि निगम या कंपनी एक पृथक विधिक अस्तित्व है। राज्यों की परिसंपत्ति या आय को केंद्रीय कर से छूट। राज्यों को परिसंपत्ति व आय के केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होती है। ये आय संप्रभु कार्यों और वाणिज्य कार्यों से हो सकती है, किंतु यदि संसद अनुमति दे तो केंद्र वाणिज्य आय पर कर लगा सकती है। केंद्र चाहे वह किसी भी कार्य पर व्यवसाय विशेष को इस कर से छूट दे सकता है। उल्लेखनीय कि राज्य में स्थित स्थानीय संस्थाएं केंद्रीय कर से मुक्त नहीं होती हैं। इस तरह निगमों और राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों की संपत्तियां आय पर केंद्र पर लगा सकती हैं। 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक सलाहकारी निर्णय में यह सलाह दी थी कि केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली छूट ऐसी होनी चाहिए जो सीमा और उत्पाद पर कोई प्रभाव न पड़े। दूसरे शब्दों में, केंद्र राज्य द्वारा आयातित व निर्यातित वस्तुओं पर कर लगा सकती है या राज्य में उत्पादित या विनिर्मित सामान पर उत्पाद शुल्क लगा सकती है। आपातकाल के प्रभाव। केंद्र राज्यों के बीच संबंध आपातकाल के दौरान बदल जाते हैं। यह निम्नलिखित है। राष्ट्रीय आपातकाल। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति केंद्र राज्य के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। तात्पर्य है कि राष्ट्रपति या वित्तीय अंतरण को कम कर सकता है, रोक सकता है। ऐसे परिवर्तन जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहते हैं। वित्तीय आपातकाल। जब वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत लागू हो तो केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। पहला, कि वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन। दूसरा, राज्य की सेवा में लगे गए सभी वर्गों के लोगों के वेतन और भत्तों को कम करें। तीसरा, सभी धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद और संबंधित केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। 368 संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए जाने वाले कर। 368A संघ द्वारा आरोपित और राज्यों द्वारा संग्रहित उपयोग किए जाने वाले सेवा कर निरस्त। 269 केंद्र द्वारा लगाया गया संग्रहित किया गया किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। 269A अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान वस्तु एवं सेवा कर का संग्रह। 270 केंद्र और राज्यों के बीच लगाया गया कर और संघ और राज्यों के बीच वितरण। 271 संघों द्वारा कतिपय कर और अतिरिक्त कर यानी सरचार्ज। 272 संघ द्वारा लगाए गए संग्रहित किए गए कर जो संघ और राज्यों के बीच वितरित भी किए जाते हैं, निरस्त। 273 जूट एवं जूट के उत्पादों पर निर्यात कर के लिए अनुदान। 274 कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक जिसमें कि राज्यों की रुचि है, राष्ट्रपति की अनुशंसा लेना। 275 कतिपय राज्यों को संघ द्वारा अनुदान। 276 व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग और रोजगार पर कर। 277 बचत। 278 कतिपय वित्तीय मामलों से संबंधित प्रथम अनुसूची के भाग 20 के संबंध में राज्यों का समझौता, निरस्त। 279 कुल प्राप्तियों की गणना। 279A वस्तु एवं सेवा कर। 280 वित्त आयोग। 281 वित्त आयोग की अनुशंसाएं। अन्य वित्तीय प्रावधान। 282 संघ और किसी राज्य के द्वारा अपने राजस्व में अदा किए गए खर्च। 283 संचित निधियों, आकस्मिक निधियों और लोक लेखा में जमा धनराशि का संरक्षण। 284 सूटर्स डिपॉजिट तथा अन्य धनराशि जो कि लोक सेवायक न्यायालय द्वारा प्राप्त होती है के संरक्षण। 285 राज्य कराधान संघ से संपत्तियों की छूट। 286 वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध। 287 बिजली पर करों से छूट। 288 कतिपय मामलों में पानी और बिजली संबंधित राज्यों द्वारा करारोपण से छूट। 289 किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। 290 कतिपय खर्चों और पेंशन संबंधित समायोजना।
291A देव सेवम शोक से वार्षिक भुगतान। 291 साक्ष्यों का प्रीवियस निरसन उधार ग्रहण। 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। 293 राज्यों द्वारा लिया गया उधार। केंद्र राज्य संबंधित में प्रवृत्तियाँ। 1967 में केंद्र राज्य संबंध व्यापक एवं सामान्य बने रहे क्योंकि केंद्र एवं ज़्यादातर राज्यों में एक ही दल का शासन था। 1967 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों से हार गई, जिससे कि केंद्र में उसकी स्थिति कमजोर हुई। इससे केंद्र और राज्य में राजनीतिक परिदृश्य में एक नया परिवर्तन आया। राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार कई मसलों पर केंद्रीकरण का विरोध किया। उन्होंने राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा उठाया और ज़्यादा शक्तियाँ और वित्तीय स्रोतों की मांग की। इसमें केंद्र राज्य संबंधों पर टकराव व तनाव की स्थिति पैदा कर दी। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव संभावित क्षेत्र। जिन मुद्दों के कारण केंद्र और राज्यों के बीच तनाव व टकराव पैदा हुआ वह है राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्ती का तरीका। दूसरा, राज्यपाल का दलगत व पक्षपातपूर्ण रवैया। तीसरा, पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन को लगाना। चौथा, राज्य में कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती। पांचवा, राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करना। छठा, राज्यों में वित्तीय आवंटन में भेदभाव। सातवां, राज्य नीतियों के अनुपालन में योजना आयोग। आठवां, अखिल भारतीय सेवा जैसे IAS, IPS और IFS का प्रबंधन। नौवां, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग। 10वां, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति। 11वां, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी। 12वां, राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण। 1960 के दशक के मध्य से केंद्र राज्य संबंधों पर विचार किया जा रहा है। केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दे पर निम्नलिखित कार्य हुए हैं। पहला, प्रशासनिक सुधार आयोग। केंद्र सरकार की मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन किया गया। आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए MC सीतलवाड़ के अध्ययन में एक दल का गठन किया गया। अंतिम रिपोर्ट 1969 में केंद्र सरकार को सौंपी गई, जिसमें केंद्र और राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की गई। मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन लंबा अनुभव हो। राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन। राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संस्थान स्थानांतरित कराए जाए ताकि उनमें केंद्र की निर्भरता कम हो। इनके अनुरोध या अन्यथा राज्य पर केंद्रीय सशक्त बलों की तैनाती हो। राज्य मन्नार समिति। 1969 में तमिलनाडु सरकार ने DMK के VPR राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा एवं राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन को सुझाव देने हेतु एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा। इस समिति ने केंद्र को एकात्मक प्रवृत्ति की समीक्षा की, जिसमें शामिल है संविधान के वे विशेष प्रावधान जो केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। दूसरा, केंद्र और राज्यों दोनों में एकल पार्टी की सरकार। तीसरा, राज्यों को संसाधनों में होने वाली कमी और इसके कारण केंद्र की सहायता में उनकी निर्भरता। चौथा, केंद्रीय नियोजन की संस्था एवं राज्य योजना आयोग की भूमिका। इस समिति ने क्या क्या सिफारिश प्रस्तुत की है ये हम देखेंगे। पहला क्या है कि एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। योजना आयोग का स्थान एक संविधिक निकाय द्वारा लिया जाएगा। वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए। अनुच्छेद 356, 357, 365 राष्ट्रपति से शासन संबंधित पूर्णता समाप्त कर दिया जाए। पांचवा, राज्यपालों को प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद के पद निर्धारित करने का प्रावधान जो दिया है उसे भी समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। फिर अगला 7वां, राज्य सूची और संघ सूची के विषय में कुछ विषयों को राज्य सूची से हस्तांतरित कर दिया जाए। राज्यों को अवशेष शक्तियां प्रदान की जाए और अखिल भारतीय सेवा यानी IAS, IPS, IPS और IFS को समाप्त कर दिया जाए। ये किसने कहा था? ये राजमन्नार जी ने कहा था। केंद्र सरकार ने राजमन्नार की समिति की सिफारिश को पूरी तरह से खारिज कर दिया। फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। 1973 में अकाली दल पंजाब में आनंदपुर साहिब में वो एक बैठक में राज्यों की धार्मिक और राजनीतिक मांगों पर संबंधित एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र को मात्र रक्षा, विदेश संबंध, संचार, मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों पर राज्यों को
राज्यों को सौंप देना चाहिए। इसमें कहा गया कि संविधान को वास्तविक रूप से संघीय बनाना जाए। केंद्र में सभी राज्यों के लिए समान प्राधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल संस्मरण पत्र 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर एक स्मरण पत्र मेमोरेंडम प्रकाशित किया। मेमोरेंडम उसने केंद्र सरकार को प्रेषित किया। इस स्मरण पत्र में अन्य बातों के साथ ये सुझाव दिए गए थे कि संविधान में उल्लेखित संघ की जगह संघीय शब्द रखा जाए। केंद्र सरकार का कार्य क्षेत्र रक्षा, विदेशी मामले, संचार एवं अन्य आर्थिक समन्वय तक ही सीमित रखा जाए। अन्य सभी मामलों पर राज्य को शक्ति जाए। अनुच्छेद 356, 357, 360 को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। नए राज्यों का नाम, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की सहमति को अनिवार्य बनाई जाए। अगला, केंद्र राज्य द्वारा प्राप्त राजस्व को 75% हिस्सा राज्यों को दिया जाए। फिर अगला, राज्यों को लोकसभा के बराबर शक्तियां दिया जाए। केवल केंद्र और राज्य सेवा होनी चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस ज्ञापन में की गई मांगों को स्वीकार नहीं किया। फिर सरकारिया आयोग 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवरन न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग से कहा गया कि केंद्र और सरकार के बीच सभी व्यवस्थाएं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करें और इस संबंध में उचित परिवर्तन प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करें। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि कार्यकाल 4 वर्ष तक बढ़ाना पड़ा और इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपी। आयोग संस्थागत परिवर्तन के साथ पक्ष में नहीं था। इसने महसूस किया कि मूल रूप से संवैधानिक व्यवस्था और सिद्धांत मूल संस्थागत संरचना ठीक है, लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि प्रचनात्मक और कार्यात्मक स्तर में परिवर्तन हो। इसने महसूस किया कि स्थायी संस्थाओं के मामले में संघीय सहयोगी क्रिया के लिए ज़्यादा क्रियात्मक व्यवस्था है। इसने मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया कि केंद्र की शक्तियों में कटौती हो, बल्कि इसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है, जिसे विखंडी प्रवृत्तियों द्वारा चुनौती दी जा रही हो। हालांकि उसने सशक्त केंद्र का मतलब यह नहीं बताना कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो। इसने यह भी पाया कि केंद्र में शक्तियों के अधिक संकेतन के निर्णय का दबाव रहता है, जबकि राज्य निर्णय विहीन रहते हैं। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की, जिसमें निम्नलिखित सिफारिशें थी। पहला, एक स्थायी अंतर्राज्य परिषद हो, जिसमें अंतर सरकारी परिषद कहा जाए। इसकी स्थापना अनुच्छेद 263 के तहत होनी चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन को बहुत संभल कर इस्तेमाल किया जाए। इसका इस्तेमाल तभी हो जब सभी विकल्प समाप्त हो जाए। तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थान की ओर अधिक मजबूत बनाना चाहिए। ऐसा ही कुछ सेवाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। चौथा, कराधान की शक्ति संसद में निहित होनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियां समवर्ती सूची में शामिल होना चाहिए। पांचवा, जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। छठा, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद NEDC किया जाना चाहिए। सातवां, क्षेत्रीय परिषदें बनाई जानी चाहिए और इन्हें संघीयता के मामले में प्रोत्साहित करना चाहिए। केंद्र को बिना राज्य की स्वीकृति के सैन्य बलों के सेनापति को शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, यहाँ तक कि राज्यों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है, तथापि ये वांछनीय और राज्यों से परामर्श किया जाए। नौवां, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। 11वां, निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्यों के साथ निश्चित सीमा में बांट दिया जाना चाहिए। 12वां, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति में सरकार को भंग नहीं कर सकता। राज्यपाल 5 वर्ष के कार्यकाल के बिना ठोस कारण के अतिरिक्त बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। बिना संसद की मांग किसी राज्य मंत्री के खिलाफ जांच आयोग नहीं बिठाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा आयोग पर अधिकार उगाही नहीं करनी चाहिए, सिवाय किसी विशेष उद्देश्य या सीमित समय के लिए। योजना आयोग वित्त आयोग के बीच कार्यों का वर्तमान बंटवारा उचित व निरंतर होना चाहिए। त्रिभाषा फार्मूला समान रूप से उठाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। रेडियो और टेलीविजन के लिए स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए, लेकिन कार्यों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन, राज्य की भूमिका एवं केंद्र की शक्तियों में परिवर्तन नहीं होना।
भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करना चाहिए। केंद्र सरकार सरकारी आयोग की 180 की सिफारिशों को लागू कर चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन है। पुंछ आयोग अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समस्या के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुच्छी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया कि 2 दशक पहले सरकारी आयोग के बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों और केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। आयोग के कार्य इस प्रकार है। पहला, आयोग को भारत के संविधान के अनुरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करनी चाहिए। आयोग को स्वस्थ परंपराओं, शक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विशेष आदेश, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य व उत्तरदायी जिसमें ही शामिल है विधायी उपबंध, प्रशासनिक उपबंध, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन उपबंध संबंध, वित्तीय संबंध, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, पंचायती राज संस्थानों का बंटवारा, अंतर राज्य जल बंटवारा आदि के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी। आयोग को केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने, उसमें सुधार करने के लिए उचित सिफारिशें देनी थी। इस संबंध में क्या रुकावटें या कठिनाई है, इसके बारे में सरकार को बताना था। आयोग को यह देखना था कि पिछले वर्षों में देश में विशेष रूप से पिछले 2 दशकों संविधान की मंशा के अनुरूप सामाजिक एवं आर्थिक विकास की स्थिति क्या रही है। इसे तीव्र करने के लिए क्या करना चाहिए। इन सिफारिशों ने आयोग को यही बताना था कि राष्ट्र की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए लोगों के कल्याण हेतु बहुत अच्छे शासन को सुनिश्चित करने हेतु नई चुनौतियाँ किस प्रकार उनका सामना किया जाए। नई शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में गरीबी और साक्षरता उन्मूलन भावी परिस्थितियों के अनुरूप सतत और तीव्र आर्थिक वृद्धि कैसे प्राप्त की जाए। उक्त मामलों का विवेचन करते हुए समय और अपनी सिफारिशें देते हुए आयोग ने विशिष्ट भूमिका निभानी पड़ी। इसमें निम्न सूचियों का ध्यान रखा गया। पहला, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व और कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से जब कोई राज्य लंबे समय तक सांप्रदायिक हिंसा, जाति हिंसा एवं लंबे समय तक आ रही किसी अन्य प्रकार की हिंसा में ग्रस्त हो। दूसरा, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व, कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से नियोजन और बड़ी परियोजना जैसे नदियों को जोड़ना, ऐसे कार्य जिनमें 15 से 20 वर्षों का समय लगता है। राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व और कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं व अन्य निकायों को स्वायत्तता के संबंध में। संविधान की 6ठी अनुसूची में वर्णित स्वायत्त निकायों का प्रशासन इसमें शामिल है। राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व, कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से स्वतंत्र नियोजन एवं जिला स्तर पर पृथक बजट बनाने के संबंध में। 5वां, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व, कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से केंद्र व राज्यों को विभिन्न मदों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता के संदर्भ में। 6वां, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से पिछड़े राज्यों की उन्नति के लिए योजना का निर्माण और उनके क्रियान्वयन के संबंध में। 7वां, 8वें से 12वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में की गई सिफारिशों के संबंध में, विशेष रूप से केंद्र द्वारा होने वाली बड़ी वित्तीय सहायता के बारे में। 8वां, उत्पादन पर पृथक करों की आवश्यकता, प्रशासनिक एवं वेट के कारण प्रसंगता और वेट के कारण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगने वाले कर के संदर्भ में। 9वां, एकीकृत एवं लक्षित घरेलू बाजार बनाने के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार के गठन, सरकारी आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 18 में इस संबंध में दी गई सिफारिशों के संबंध में। एक केंद्रीय विधि परिवर्तन अधिकरण की स्थापना, जिसमें अंतर्राज्यीय अपराधों की जांच का अधिकार होना और राज्यों की सीमा में होने वाले उन अपराधों की जांच का अधिकार होना जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से खतरे में पड़ती हो, गठन के संदर्भ में। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर स्वयं प्रेरणा से राज्यों में नियोजित किए जाने वाले अर्धसैनिक बलों की उपयोगिता के संदर्भ में। आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और 1456 पृष्ठों में इस पर 7 खंडों में अंतिम रूप देने में आयोग ने सरकारी आयोग की रिपोर्ट, संविधान संचालन की समीक्षा के लिए गठित आयोग NCRWC की रिपोर्ट और द्वितीय प्रशासनिक स्तर के आयोग में बहुत मदद मिली। हालांकि अनेक क्षेत्रों में आयोग की रिपोर्ट सरकारी आयोग की अनुशंसाओं से मेल नहीं खाती। आयोग अपने विचारात्मक विषय में कुछ कदम उठाए, उद्योग गहराई से जांच करने संबंधी सभी पक्षों की समूपांग समीक्षा के उपरांत निष्कर्ष पहुंचा। सहकारी संघवाद भारत की एकता, अखंडता, भविष्य और इसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पर्याय। इस प्रकार सहकारी संघवाद का सिद्धांत भारतीय राजनीति और प्रशासन की व्यवस्था के लिए एक अव्यवहारिक मार्गदर्शक का कार्य करता है। कुल मिलाकर आयोग ने 310 अनुशंसाएं की, जिनमें से कुछ केंद्र राज्य संबंध को स्पष्ट करती हैं और कुछ अनुशंसा निम्नलिखित है। सूची 3 में वर्णित विषयों पर बने कानूनी प्रभाव क्रियान्वयन के लिए आवश्यक एक समवर्ती सूची
अंतर्गत आने वाले विषयों पर संसद के विधान प्रस्तुत करने से पहले केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति बने। राज्यों को सुपुर्द किए गए मामलों पर केंद्र को संसदीय सर्वोच्च स्थापित करने में अधिकतम संयम बरतना चाहिए। राज्य सूची और संमति सूची को हस्तांतरित विषयों के मामले में राज्य के प्रति लचीला रुख रखना बेहतर केंद्र राज्य संबंधों की पूंजी है। केंद्र को संमति सूची के विषयों पर पारस्परिक व्यापक क्षेत्राधिकार में सिर्फ उन्हीं विषयों को हाथ में लेना चाहिए जो कि राष्ट्र के हित में और नीतियों की समरूपता के लिए नितांत आवश्यक हो। संवर्तता परस्पर व्यापारी क्षेत्र अधिकार संबंधित मामलों में प्रबंधन के लिए अंतर राज्य परिषद को सतत अंकेक्षण की भूमिका में रहना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक लौटा दिए जाने की स्थिति में राज्य विधायिका के कार्य करने के लिए अनुच्छेद 201 में निर्धारित 6 माह की अवधि को राष्ट्रपति के लिए राज्य विधेयक पर सहमति देखने व रोकने के संबंध में निश्चय करने के प्रयोज्य बनाया जा सकता है। संसद को सूची 1 और की प्रविष्टि 14 से संबंधित विषयों पर समझौता करना, संसदीय अधिनियम लागू करना, इस पर कानून बनाना चाहिए कि संलग्न पद्धतियों को प्रणालीबद्ध किया जा सके। इस बारे में शांति का उपयोग स्वाभाविक रूप से विधायी और कार्यकारी शक्तियों के संघीय संरचना को देखते हुए निर्बाध नहीं हो सकती। संघीय और समझौते के फलस्वरूप वित्तीय जिम्मेदारियों तथा राज्य की वित्तीय स्थिति पर इनके प्रभाव का अध्ययन समय समय पर गठित किए जाने वाले वित्तीय आयोगों को रखना चाहिए। राज्यपालों को चयन करते समय केंद्र सरकार को सरकारी आयोग के अनुशंसित निम्नलिखित दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करना चाहिए। उसे जीवन में किसी भी क्षेत्र में अग्रणी निर्णय होना चाहिए। राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। उसे एक समृद्ध व्यक्ति होना चाहिए जो राज्य की स्थानीय राजनीति के नज़दीकी तौर पर जुड़ा ना हो। उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो उसकी राजनीति में समानता बड़ी भूमिका ना हो, विशेषकर हाल के अतीत में। राज्यपालों के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए और तथा पदच्युति केंद्र सरकार की इच्छा पर नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने से जो भी प्रक्रिया आवश्यक है, आवश्यक परिस्थिति से वही प्रक्रिया राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाने के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को ऐसा विवेकाधिकार नहीं करता कि वो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अथवा उसकी सलाह के बिना कार्य करे। वास्तव में विवेकाधिकार के उपयोग का दायरा सीमित है और इसी सीमित दायरे में राज्यपाल का एक कार्य एक पक्षी तथा अवास्तविक नहीं दिखना चाहिए। उनका कार्य विवेक द्वारा निश्चित नीति द्वारा प्रेरित व सतर्कता द्वारा संचालित होना चाहिए। किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक में इसके संबंध में राज्यपाल को इस बारे में 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए। वह इस पर सहमति दे और राष्ट्रपति के विचार इसे सुरक्षित रखें। जहां त्रिशंकु विधानसभा की बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की भूमिका का प्रश्न है, यह आवश्यक है इस बारे में संवैधानिक परंपरा का पालन करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाए। ये दिशा निर्देश निम्नलिखित हो सकते हैं। विधानसभा में जिस दल या दलों का समूह का सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। चुनाव पूर्व गठबंधन की स्थिति में इस गठबंधन को एक दल माना चाहिए और इसे बहुमत प्राप्त होता है तो गठबंधन के नेता को राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना। यदि किसी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन वाले समूह को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री का चयन करते निम्नलिखित प्राथमिकता करना चाहिए। चुनाव पूर्व गठबंधन करने वाले दलों का समूह जिसके पास संख्या अधिक है वह सबसे बड़ा एकल दल जो दूसरों के समर्थन में सरकार बनने का दावा कर रहा हो। चुनाव के पश्चात का गठबंधन से सभी हिस्सेदार सरकार में शामिल होना चाहते हैं। फिर चुनाव पश्चात का गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल होना चाहते तथा शेष सरकार के बाहर रहकर उसका समर्थन करना चाहते हैं। जहां तक किसी मुख्यमंत्री को हटाने का प्रश्न है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री का अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित करने के लिए बराबर कहते रहना चाहिए और इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर राज्य मंत्री पर अभियोग दर्ज करने की सहमति देने का अधिकार होना चाहिए। यदि मंत्रिमंडल का निकट राज्यपाल की दृष्टि में उपलब्ध सामग्री को देखते हुए पूर्वाग्रह से प्रेरित प्रतीत होता है। राज्यपालों को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करने और उसे अन्य संवैधानिक पद करने की परंपरा का अंत होना चाहिए। उसकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित होनी चाहिए। जब किसी बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक अव्यवस्था के कारण राज्य प्रशासन पंगु हो जाता है तो उसमें राज्य का संवैधानिक तंत्र ठप पड़ जाता है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ को अपने सर्वोपरि उत्तरदायित्व के निर्वहन के तहत विकल्पों पर विचार करते हुए स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। साथ ही अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रजासत्ता के प्रयोग राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता को दुरुस्त करने तक सीमित रखना चाहिए। जहां तक कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 की कार्रवाई का प्रश्न है, एस.आर. बोवई बनाम भारतीय संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में दिशा निर्देश को शामिल करते हुए उपयुक्त संशोधन किए जाने की
जरूरत है। राज्यों के मामले में संभावित संदेह एवं आशंका का निराकरण हो सकेगा और केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जबकि अनुच्छेद 332 और 356 के अंतर्गत आपातकाल लगाने के लिए शर्तें बहुत सख्त कर दी गई हैं और इसे अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत राज्य की सुरक्षा का दायित्व संघ का है। यह आवश्यक है केंद्र के हस्तक्षेप के संदर्भ में संवैधानिक एवं अवैधानिक रूपरेखा बनाई जाए, लेकिन इसे अनुच्छेद 352 और 356 के अंतर्गत अत्यंतिक कदम उठाने की अनिवार्यता ना हो। इस रूपरेखा को स्थानीय आपातकाल के रूप में उपयोग करने का सुनिश्चित किया जा सकता है कि राज्य सरकार काम करती रहे और विधानसभा भंग करने की जरूरत नहीं पड़े, जबकि केंद्र सरकार इस संबंधी निर्देश तो स्थानीय तौर पर प्रतिक्रिया करे। अनुच्छेद 355 की अनुसूची अनुसूचित वर्ग की प्रविष्टि 2A और 2 के अंतर्गत स्थानीय प्रतिनिधित्व पूरा औचित्य बनाता है। अंतर्राज्य परिषद को अंतर-राज्य और केंद्र राज्य मतभेदों को दूर करने के लिए विश्वसनीय, शक्तिशाली और निष्पक्ष प्रणाली बनाने के लिए अनुच्छेद 363 में समुचित संशोधन की आवश्यकता है। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक कम से कम 2 बार होनी चाहिए। बैठकों का एजेंडा संबंधित राज्यों के आपसी समन्वय बढ़ाने और नीतियों को सुसंगतता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एक मजबूत और अंतर राज्य परिषद का सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के कार्यालय के रूप में कार्य कर सकता है। वित्तीय मामलों में अंतर राज्य समन्वय को बढ़ावा देने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की शक्ति प्राप्त समिति का गठन एक सफल प्रयोग हो सकता है। दूसरे क्षेत्रों में इसी प्रकार के सदस्यों को संस्थानीकरण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री के एक फोरम जिसकी अध्यक्षता चक्रानुक्रम में एक मुख्यमंत्री करे, बाद में विचार किया जा सकता है। खाद्य, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में समन्वित नीतियाँ लागू की जा सके। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करना चाहिए। राज्य के प्रतिनिधिक फोरम में एक सेकेंडर चैम्बर गठन कार्य एवं बाधक कार्य को हटा देना चाहिए अथवा संशोधित कर देना चाहिए। इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों की जरूरत हो वो भी करना चाहिए। वास्तव में राज्यसभा में केंद्र और राज्यों के बीच विधि विधायी और प्रशासनिक संबंधों को लेकर मतभेद के बिंदुओं का स्वीकार हल करने की असीमित क्षमता है। राज्यों की भी सत्ता संतुलन वांछनीय है और राज्यसभा के प्रतिनिधि की क्षमता के आधार पर संभव हो सकता है। इसके लिए प्रशासनिक प्रावधानों पर संशोधन कर राज्यसभा में राज्यों के सीटों की समानता बिना उनकी जनसंख्या का ध्यान में रखे किया जा सकता है। स्थानीय निकायों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियों के प्रतिनिधित्व के विषय में क्षेत्र उपयुक्त संशोधन के मदद से संवैधानिक रूप से परिभाषित करना चाहिए। भविष्य में सभी विधान जो कि राज्य की संलग्नता की मांग करते हैं, लागत में साझेदारी की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावित है। पहले के वर्तमान केंद्रीय विधान जिनमें की राज्यों को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई थी को उपयुक्त रूप से संशोधित करना चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार की लागत में सुधार सुनिश्चित हो सके। प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों का पुनरीक्षण करके प्रत्येक 3 वर्षों में बिना विकल्प किए जाए। 3 वर्षों की अवधि पार होने पर राज्यों को समुचित क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। व्यवसाय कर वर्तमान हदबंदी संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर देना चाहिए। अनुच्छेद 268 में उल्लेखित करो तो और अधिक राजस्व प्राप्त करने की संभावना उक्त प्रदान कर नए सिरे से विचार करना चाहिए। उस मुद्दे को या अगले वित्त आयोग के संदर्भ में कर देना चाहिए। इस मामले को देखने के लिए एक विशेष समिति का गठन करना चाहिए। अधिक उत्तरदायित्व लाने के लिए सभी वित्तीय विधानों पर एक स्वतंत्र निकाय द्वारा वार्षिक आकलन किया जाना चाहिए। निकायों की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों व राज्य विधायकों के समक्ष रखनी चाहिए। वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में केंद्र और राज्यों के बीच निष्पक्ष रूप से संदर्भित करना चाहिए। वित्त आयोग के विचार विषयों पर TOR का अंतिम रूप देने के लिए राज्यों की संलग्नता के साथ एक प्रभावी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। केंद्र राज्य के सभी वर्तमान उपकरों और सरचार्जों की समीक्षा करना चाहिए ताकि सकल कर राजस्व में उनकी हिस्सेदारी को कम किया जा सके। योजना और गैर योजना खर्च में नजदीकी संलग्नता कारण एक विशेष समिति की नियुक्ति की जाए जो कि योजना खर्च और गैर योजना खर्च के बीच अंतर को मुद्दे को दे। वित्त आयोग और योजना आयोग के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। वित्त आयोग और पंचवर्षीय योजना के अवतरित अवधियों के तालमेल में ऐसे समन्वय की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। वित्त आयोग के मंत्रालय के प्रभाव को पूर्ण विभाग के रूप में रूपांतरित कर देना चाहिए और वित्त आयोग के स्थायी संचालक के रूप में कार्य करें। योजना आयोग की वर्तमान परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसकी भूमिका समन्वय की अधिक होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रालय और राज्य के प्रक्षेपी योजनाओं के सूक्ष्म प्रबंधन की कम। अनुच्छेद 307 के अंतर्गत अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य आयोग की स्थापना के लिए कदम उठाए जाना चाहिए। इस आयोग में 50
कार्यकारी भूमिका निर्णय का शक्ति साथ अंतर्निहित होनी चाहिए। एक संवैधानिक निकाय के रूप में आयोग के निर्णय अंतिम व सभी राज्यों के साथ साथ अंतिम भारतीय संघ में बाध्यकारी होना चाहिए। निर्णय में प्रभावित कोई पक्ष सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। आयोग की रिपोर्ट सभी हितधारकों को राज्य संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संबंधित विभागों और उनके सुविचारित दृष्टिकोण के लिए भेजी गई। केंद्रीय मंत्रालय, विभागों और राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों में प्रशासन में प्राप्त टिप्पणियों को अंतर राज्य परिषद द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।